नमस्कार, स्वागत है आपका सरल समझ में। आज की वीडियो में हम देखेंगे बिहार चुनाव 2025 और विशेष गहन पुनरीक्षण जो कि है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। पहले शुरू करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 24 जून 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी की। ये है वो नोटिफिकेशन जो कहता है कि ईसीआई शुरू करेगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल रोल्स का बिहार से। ये है भारतीय संविधान का आर्टिकल 226 स्टिपुलेट करता है कि कोई भी भारतीय नागरिक जो कि 18 साल की आयु के ऊपर है और कोई ऐसा लॉ नहीं है जो उसे रोके, उसका नाम इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए। उनको ये ताकत मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के आर्टिकल 224 से और आरपी एक्ट 1950 के सेक्शन 21 से। जो इफेक्टिव डेट होगी, क्वालिफाइंग डेट होगी, वो इस बार होगी 1 जुलाई 2025। ये क्यों किया जा रहा है? ये जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कमीशन की कि इलेक्टोरल रोल जो है उसकी इंटेग्रिटी, विश्वसनीयता होती है, उसको मेंटेन करे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के लिए। तो इस वजह से उनकी जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करें कि ऑल एलिजिबल सिटीजन्स आर इंक्लूडेड इन द ईआर एंड नो एलिजिबल वोटर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ईआर। अगर कोई भारतीय नागरिक है जो कि एलिजिबल है वोट डालने के लिए, उसका नाम होना चाहिए इलेक्टोरल रोल्स में। और जो भी भारतीय नागरिक नहीं है उसका नाम नहीं होना चाहिए। और भारत में अभी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पे बाहरी लोग काफी आ चुके हैं और उनकी सफाई करनी बहुत जरूरी है इलेक्टोरल रोल से। और साथ में जो भारतीय हैं जो कि मृत हो चुके हैं या कि वो परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं एक प्रदेश से, उनका नाम हटना चाहिए। पिछली बार जो ये किया गया था बिहार में, वो कवायद की गई थी 1 जनवरी 2023 को। ये थी क्वालिफाइंग डेट। अब 23 साल बाद दोबारा से किया जा रहा है। कैसे किया जाएगा? इसमें ईआरओज जो हैं वो प्रिंट करेंगे प्री फिल्ड एन्यूमरेशन फॉर्म्स और ये दिए जाएंगे बीएलओज को, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स को। ब्लॉक लेवल ऑफिसर जो है घर घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे जो कि मतदाता हैं और उनसे चेक करेंगे कि एन्यूमरेशन फॉर्म करेक्ट है कि नहीं, उसमें जानकारी सही है कि नहीं। ये ऑनलाइन भी किया जा सकता है। जो कि ऑनलाइन करना चाहे वो जा सकता है ईसीआई वेबसाइट पे या ईसीआई नेट पे और वहां से डाउनलोड करके अपडेट कर सकता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स होते हैं जो कि ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स के साथ काम करते हैं, जिनको कहा जाता है ब्लॉक लेवल एजेंट्स, ये अपॉइंट किए जा चुके हैं नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। और ये बीएलओस के साथ मिलकर काम करेंगे। बीजेपी के करीब 50,000 से ज़्यादा हैं, आरजेडी के 40,000 के आसपास हैं। तो काफ़ी हज़ारों लाखों की तादाद में बीएलएस जो हैं बीएलओस के साथ मिलकर काम करेंगे। बीएलओ जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर है वो गाइड करेगा लोगों को कि कैसे एनुमरेशन फॉर्म भरा जाए। और जो भी दिव्यांग हैं या फिर जो भी वृद्ध हैं उनको खास ध्यान दिया जाएगा कि उनको कोई असुविधा ना हो। और ये घर घर जा करके चेक किया जाएगा या फिर ये ऑनलाइन भी चेक किया जा सकता है, फिल किया जा सकता है। एक बार ये सब हो जाएगा तो उसके बाद बीएलओ सुपरवाइजर जो है वो आउटपुट को चेक करेगा और एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल, ये फाइनल रोल नहीं है, ये ड्राफ्ट है, फाइनल के पहले है, ये क्रिएट किया जाएगा और इसको रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू करने के बाद ये ड्राफ्ट रोल जो है ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी दिया जाएगा और उनको अगर कोई शिकायत या क्लेम या ऑब्जेक्शंस हैं तो वो कह सकते हैं और उनका अध्ययन करके उनको सही किया जाएगा, रेक्टिफाई किया जाएगा। एक बार ये कवायद हो जाएगी उसके बाद एरो जो है फाइनल इलेक्टोरल रोल को पब्लिश करेंगे। ये रोल जो है सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर किया जाएगा और अगर उनको कोई दिक्कत है तो वो अपील कर सकते हैं अंडर सेक्शन 24 ऑफ द एक्ट। अब देखते हैं पॉलिटिकल प्लेयर। अब आते हैं बिहार चुनाव पे। रेटरिक एंड एजेंडाज ऑफ द पॉलिटिकल ब्लॉक्स। अब देखते हैं कि बयानबाजी क्या चल रही है और एजेंडे क्या है पॉलिटिकल ब्लॉक्स के। मेन पॉलिटिकल ब्लॉक जो हमेशा से जीतता आया है वो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये बीजेपी वाली पार्टी है, जेडीयू वाली। फोकस इनका रहेगा वेलफेयर इनिशिएटिव, विकास के कार्यक्रमों में, डेवलपमेंट जो इन्होंने तरक्की की है अभी तक, और सोशल सिक्योरिटी के बारे में। इनके वादे क्या हैं? फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे 125 यूनिट हर महीने, 1.67 करोड़ हाउस होल्ड, करीब 2.25 करोड़ घरों में हर महीने 125 यूनिट की बिजली जो है वो मुफ्त रहेगी। साथ में जो ये भी नहीं दे सकते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, 58 लाख घर जो हैं
उनको कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत उनको सोलार इंस्टॉलेशन, रूफटॉप सोलार इंस्टॉलेशन मिलेगा, जिसमें उनको ये फ्री मिलेगा और उनको ₹1 देने की ज़रूरत नहीं है और उनकी बिजली भी फ्री आएगी क्योंकि जो सोलार पावर होती है वो फ्री होती है। 35% जॉब रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन ऑल स्टेट गवर्नमेंट जॉब। सरकार के जो सरकारी जॉब्स हैं, जो नौकरियां हैं, उसमें करीब एक तिहाई रिजर्वेशन होगा औरतों के लिए। तो ये भी एक अनाउंसमेंट है। साथ में जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन, जो पेंशन आती है, जो कि वैलिड लोग हैं उनको आती है, वो 400 से बढ़ा के करीब करीब 3 गुना कर दी जाएगी, ₹1100 हर महीने कर दी जाएगी। जो युवा हैं, युवा के भलाई के लिए बिहार यूथ कमीशन एक बनाया जाएगा, जहाँ पे इंटर्नशिप सपोर्ट स्कीम मिलेगा, जहाँ पे लोग काम करना सीखेंगे ताकि वो कॉर्पोरेट रेडी हो जाएं। और जब काम करेंगे इंटर्नशिप में, उनको स्टाइपेंड भी मिलेगा, 4,000 से 6,000 प्रति महीना युवाओं को मिलेगा। रीडेवलपमेंट ऑफ पनौरा धाम जानकी मंदिर टू प्रमोट रिलीजियस टूरिज्म। रिलीजियस टूरिज्म का बढ़ावा देने के लिए पनौरा धाम जानकी मंदिर जो है उसको रीडेवलप किया जाएगा, उसमें पैसा खर्चा किया जाएगा। रेटरिक, जो बयानबाजी आती है वो ये है कि वो अपना अचीवमेंट्स दिखाएंगे, जो भी उन्होंने इतने सालों में डेवलपमेंट किया है वो दिखाएंगे, और ये भी बताएंगे कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके समय में कैसा जंगल राज चल रहा था। एक चैलेंज जो एनडीए के लिए है वो है माननीय नीतीश कुमार जी की एडवांस्ड एज का, क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी बढ़ती जा रही है। उसके बाद बात करते हैं महागठबंधन, मतलब महागठबंधन के बारे में। तो इनका फोकस रहेगा सोशल जस्टिस, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड कॉम्बैटिंग अनएम्प्लॉयमेंट। ये दिखाना चाहते हैं तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तरह, और फिर ये खेलेंगे दलित और अर्बन वोटर को रिझाना चाहते हैं। इनका रेटरिक है कि ये एनडीए को कोसेंगे और एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है उसको काफ़ी कोसेंगे, क्योंकि उससे काफ़ी सफाई हो रही है जो कि इनको पसंद नहीं है। Balancing the RJD's caste-based politics and with Congress's desire for a broader and more inclusive campaign। तो ये आपस में लड़ रहे हैं, आरजेडी और कांग्रेस की आपस में लड़ाई चल रही है। और एक और नई पार्टी आई, जनसुराज पार्टी। देखते हैं इनका क्या गाना बजाना है। इनका है प्रोवाइडिंग अ क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव टू एस्टैब्लिश्ड अलायंसेस। ये पूरे 234 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, और ये महात्मा गांधी और बाबा साहेब का फोटो जो है, पिक्चर्स जो हैं, वो इनके ऑफिशियल फ्लैग में है। क्रिटिसाइजिंग बोथ दी एनडीए एंड महा, तो ये काफ़ी रोएंगे और साथ में ये वोट कटर बनेंगे। वोट कटर बनेंगे, इनको जितनी भी सीटें आएंगी फिर ये उसको बेचेंगे अगर ज़रूरत पड़ती है इनकी कोएलिशन गवर्नमेंट बनाने के लिए। द क्लीन अप, ये जो सफाई चल रही है, कैसे चल रही है, क्यों चल रही है। डेमोग्राफी काफ़ी चेंज हो गई है। बिहार की डेमोग्राफी अगर आप देखेंगे, ये बॉर्डर स्टेट है, तो ये नेपाल बॉर्डर है, तो यहाँ पे देखिए 20% के आसपास पॉपुलेशन आ चुकी है, जो कि जिसका चेक होना बहुत ज़रूरी है कि ये भारतीय हैं या बाहर से आए हुए हैं, क्योंकि ये क्रॉस बॉर्डर आए हुए हैं। साथ में इनका बॉर्डर टच होता है वेस्ट बंगाल से, तो आप देखिए यहाँ पे करीब 70 और 40% के आसपास जो है डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, जो कि काफ़ी अलार्मिंग है। तो इस वजह से यहाँ पे किया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा जो हरे हरे हैं वहीं पे आपको सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा भी मिलेगा। एलिगेशंस ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंस, और ये इन्फॉर्मेशन जो है ये पहले से ही पब्लिक रिकॉर्ड अवेलेबल है, और ये कुछ नया नहीं बनाया गया है, ये ऑलरेडी पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन है। आइए देखते हैं कि बाहर के विदेशी ताकतें कैसे इन्फ्लुएंस कर रही हैं बिहार के चुनाव को। ये न्यूज़ आ चुकी है टीवी पे कि नॉर्वे के एम्बेसडर जो हैं वो प्रशांत किशोर से मिले थे, और ये वही लोग हैं जो सीआईए के बिहाफ पे, जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, वो गए थे एलटीटी को सपोर्ट करने। तो वही सेम लोग इस बंदे से मिल रहे हैं। साथ में क्रिश्चियन मिशनरीज का इन्फ्लुएंस जो है उसके बारे में भी। ईस्टर्न कोस्ट जो है वहाँ पे काफ़ी सक्रिय रहते हैं क्रिश्चियन मिशनरी, सक्रिय हैं, और झारखंड में भी काफ़ी इनका इन्फ्लुएंस है। झारखंड में दरअसल काफ़ी पॉवर्टी है और काफ़ी इलिटरेसी है, तो उसका फ़ायदा उठाते हैं, और यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जब ये एसआईआर कर रहे थे इलेक्टोरल पोल्स में, नेपाल के लोग, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग मिले। कहिए भारत के अंदर, भारत के इलेक्टोरल रोल्स में बाहरी विदेशी नागरिक 3 देशों के उनको मिले थे, तो इस वजह से ये करना बहुत ही ज़रूरी है।
और यहाँ पे वो कैसे इलेक्टोरल रोल्स में घुसे, उन्होंने नकली आधार, वोटर और राशन कार्ड बनाया था। लेकिन यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट सजेस्ट कर रहा है कि ये इंक्लूड कर लो, उनका नाम इलेक्टोरल रोल में आ सकता है, तो ये ऐसा सुझाव क्यों देंगे, वो भी सोचने वाली बात है, पूछने वाली बात है। फाइंडिंग्स, ये फाइंडिंग आई थी 22 जुलाई को, ये पब्लिश की गई है। इसमें क्या पता चलता है ये देखते हैं कि टोटल इलेक्टर्स जो हैं 24 जून तक वो थे 7 करोड़ 89 लाख। उनमें से 7 करोड़ 16 लाख का एनुमरेशन फॉर्म जो है वो रिसीव हो चुका है, और उसमें 7 करोड़ 13 लाख का डिजिटाइज भी हो चुका है, ऑनलाइन पहुंच चुका है। अब 7 करोड़ 16 लाख में जो बाकी के हैं वो कहाँ हैं? तो जिनका इलेक्टर्स नॉट फाउंड एट देयर एड्रेसेस सो फार, वो 52 लाख हैं। 52 लाख लोग जो है अपने पते पे नहीं मिले हैं, जो कि 6.5% से ज़्यादा है। इनमें से जो रिपोर्ट आई हैं डिसीज्ड इलेक्टर्स रिपोर्टेड सो फार, अभी तक जो रिपोर्ट आई है 22 जुलाई तक, उसमें पता चला है कि 18,66,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मर चुके हैं, वो मृत हैं, जो कि है 2.25% से ज़्यादा। परमानेंटली शिफ्टेड इलेक्टर्स रिपोर्टेड सो फार 26 लाख लोग जो है वो बिहार छोड़ के जा चुके हैं परमानेंटली। 2 या 2 साल से ज़्यादा से वो लोग यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं, और जो दूसरे प्रदेश में हैं जहाँ गए हैं वहाँ पे सेटल हो चुके हैं परमानेंटली। इलेक्टर्स एनरोल्ड एट मल्टीपल प्लेसेस, अब ये 7.5 लाख जो हैं ये कई जगह एनरोल हो चुके हैं, प्रदेश में, प्रदेश के बाहर भी। तो इस वजह से इनका सफाया करना बहुत ज़रूरी है लिस्ट से। इलेक्टर्स नॉट ट्रेसेबल, 11,000 लोग अभी तक मिले ही नहीं हैं। तो जब आप ये 52 लाख और ये 7 करोड़ 16 लाख जब मिलाएंगे तो टोटल आता है 7 करोड़ 68 लाख से ज़्यादा। और जो रिमेनिंग लोग हैं जिनका फॉर्म अभी तक आना है वो है 21 लाख लोग, जिनका अभी तक नहीं आया है। इस वजह से जो ये ऑपोजिशन पार्टीज हैं इनको बहुत पेट में दर्द हो रहा है। तो मेडलिंग जुडिशरी, जुडिशरी इसमें क्यों कूद रही है, आइए टाइमलाइन देखते हैं। फोर्ड फाउंडेशन स्पॉन्सर्ड एडीआर जो है, जो कि एनजीओ अपने आप को कहता है, उसने एफआईआर फाइल किया था इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट में कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अग्री किया कि वो पिटिशन सुनेगी। 10 जुलाई को एक वैकेशन बेंच बैठी जिसने सजेस्ट किया इलेक्शन कमीशन को कि आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को भी वैलिड प्रूफ मान लिया जाए टू प्रिवेंट पोटेंशियल एक्सक्लूजन। जब कोई गंदगी है तो उसको हटाना गलत कैसे हो सकता है? और फिर 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि गंदगी को हटाइए मत, गंदगी को रख लीजिए, समेट लीजिए। मास इंक्लूजन की उन्होंने रीइटरेशन दी है ओवर मास एक्सक्लूजन। तो वो कह रहे हैं गंदगी घर के बाहर मत फेंको, उसी को समेट लो। तो ये बहुत ही बेतुकी बात है जो कि कही गई है। और 29 जुलाई को फिर से कहा गया था कि सूर्यकांत लेड बेंच एम्फसाइज द नीड फॉर मास इंक्लूजन। ऐसा हो, इस वजह से ये प्रतीत होता है कि फोर्ड फाउंडेशन, उसकी एनजीओ एडीआर और सुप्रीम कोर्ट एक तरफ है, और दूसरी तरफ है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि इलेक्शन कमीशन रिप्रेजेंट करती है। और जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है क्या, ये सवाल उठता ही है। और पैटर्न स्टडी करते हैं कि पहले क्या हो चुका है, जवाब चल रहा है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, बाहर से कैसे प्रेशर आ रहा है? पॉलिटिकल प्रेशर है। जो अभी ऑपोजिशन में है, ये काफ़ी साल पहले, दशकों पहले ये पावर में थी और इन्होंने ही अपॉइंटमेंट करवाए थे। तो अब वो प्रेशर डाल रही हैं कि वो उनकी तरफ, ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ डिसीजन दें। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, काफ़ी सारी ऐसी जो कमिटीज़ होती हैं उसमें रिटायर्ड जजों को रखा जाता है, तो वो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। कई सारे जो जज रिटायर होते हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी, जो कि पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट है। तो ये सब भी देखा गया है। क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़ देखी गई हैं। इस्लामिस्ट ग्रुप्स एंड रिलीजियस आइडेंटिटी ग्रुप्स जो हैं वो लॉबी करते रहते हैं, वो भी देखा गया है। पास्ट इवेंट्स एंड पैटर्न्स, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, इमरजेंसी पीरियड, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड कोलेजियम सिस्टम, ये तो काफ़ी फेमस हो चुका है। एलिगेशंस ऑफ जुडिशियल इम्प्रोप्राइटी, कॉल्स फॉर जुडिशियल रिफॉर्म्स, जो कि ये रोक रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देख करके
ये समझ में आता है कि एक पैटर्न बन चुका है जहाँ पे जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज़्ड हो सकती है। टेंटिकल्स कैसे होते हैं ये सोसाइटी में? ये दिखते हैं मीडिया पोर्टल्स पे, लीगल एनजीओज़ पे, एकेडमिक लिंक्स यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में ये दिखते हैं, सिविल मूवमेंट्स करते हैं ये लोग और इंटरनेशनल फंडिंग भी पाते हैं ये लोग। तो कैसे करते हैं? आपको पता होगा वायर, स्क्रोल और कैरावान, इन सबको इनडायरेक्ट फंडिंग आई थी जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से। तो ये ओएसएफ ग्रांटीज थे इनडायरेक्ट फंडिंग के। लीगल एनजीओज जैसे एडीआर, लॉयर्स कलेक्टिव, पीओसीएल, एचआरएलएन, इनमें से कईयों के एफसीआरए या फॉरेन फंडिंग के केस चल रहे हैं या क्लोज भी हो चुके हैं। एकेडमिक लिंक्स ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बैठते हैं, जेएनयू में काफ़ी सारे हैं जो भारत के टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगाते हैं, तो साफ मंशा दिखाता है। साथ में इनके फैकल्टीज़ जो हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, इन दोनों जगहों के स्टूडेंट्स और फैकल्टीज़ जो हैं इनको फंडिंग मिलती है जॉर्ज सोरोस के ओएसएफ से। सिविल मूवमेंट्स करते हैं ये लोग, आपको ये याद ही होगा 2011 से 2013 के बीच में जो कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ था। तो ये बंदा जो था ये फोर्ड फाउंडेशन का ही बंदा था, जो कि कबीर एनजीओ के जरिए पैसे पाते थे ये लोग। शाहीन बाग पैसे से हुआ है, एंटी सीए प्रोटेस्ट जो थे उसमें काफ़ी फंडिंग आई थी बाहर से। तो ये देश को ऐसे तोड़ना चाहते हैं। और इंटरनेशनल एनजीओज जो होते हैं वहाँ से भी पैसे आते हैं। एमनेस्टी इंडिया जो थी, बाहर से एफसीआरए का पैसा आता था, उसको कैंसिल कर दिया गया उनका लाइसेंस। ग्रीन पीस इंडिया जो है वो भी काफ़ी पैसे खा के हंगामे करता है। और ऑक्सफैम इंडिया जिनका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। मीडिया रेफरेंसेस, ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली? ये काफ़ी सारे पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं जिनसे खबरें प्राप्त करके इसमें इंक्लूड किया गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। नया चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगली बार मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, चेयर पे चर्चा पे। धन्यवाद।